वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन चैनल पे। टुडे इज जनवरी 4th एंड वी विल कवर टुडेज करंट अफेयर्स एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस। उम्मीद है कि सभी ने न्यू ईयर सही ढंग से बनाया होगा और नए साल के जो भी अगर आपने जिस तरीके से बनाया, पार्टी की या पढ़ाई किया, तो उसके बाद आप फिर से गियर अप होंगे इस साल के जो टारगेट्स हैं उनके साथ में, और इस साल को कैसे आपने अप्रोच करना है स्टडी के पर्सपेक्टिव में। तो हम बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना करंट अफेयर्स। और जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइमली उनको मिलते रहे। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट बेसिक न्यूज़? तो बेसिक न्यूज़ है पहली, वो दैट्स रिलेटेड टू कोरोना की 2 वैक्सीन्स वो एमरजेंसी यूज़ के लिए रेकमेंड कर दी गई है, अप्रूव कर दी गई है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी? द सेंट्रल ड्रग्स एंड स्टैंडर्ड कमेटी CDSCO के द्वारा ये अप्रूव की गई है। वैक्सीन्स है कोविशील्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसके द्वारा, और ये बेस्ड है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के ऊपर। एंड दूसरी है कोवैक्सीन बाय भारत बायोटेक। इन दोनों को अप्रूव किया गया है इमरजेंसी यूज़ के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नाउ इसमें 2-3 डिस्प्यूट भी है। इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों आपके सामने है। इंपॉर्टेंट ये है कि कोविशील्ड है, ये सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा तैयार की गई है। इसकी एफिकेसी जो है 70.4% है, बेस्ड ऑन फेज़ 3 जो कि कंडक्ट की गई है UK और ब्राज़ील में। और इसी के तरीके से जो कोवैक्सीन है भारत बायोटेक के द्वारा, उसका फेज़ 1 और फेज़ 2 का डेटा है, फेज़ 3 स्टिल अंडरगोइंग। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों की वैक्सीन्स के कंपैरिजन में 3 फेजेस थे, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, और फेज़ 3 में जो होना था वो कोविशील्ड की कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन कोवैक्सीन की नहीं हुई है। और ये इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब इसमें एक डिस्प्यूट है कि जो वैक्सीन का फेज़ 3 कंप्लीट नहीं हुआ है, तो प्रॉब्लम इज़ दैट हाउ कैन इट बी रोल्ड आउट विदाउट द फेज़ 3। सो दैट हैज़ बिकम द बोन ऑफ कंटेंशन। मतलब ये एक इंपॉर्टेंट इशू हो चुका है कि जब अगर कोवैक्सीन का फेज़ 3 कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको क्यों लॉन्च किया जा रहा है। तो इस पर ये भी कहा एक्सपर्ट्स ने, गवर्नमेंट ने, कि जो फेज़ कोवैक्सीन है उनमें जो जिसको वैक्सीन लगाई जाएगी तो उनको ऑब्जर्वेशन में भी रखा जाएगा काफ़ी समय तक। बट एज ऑफ नाउ द रिजल्ट्स वेर एनकरेजिंग, और रिजल्ट एनकरेजिंग होने के चलते इनको अप्रूवल दिया गया है। सो दैट इज़ रिगार्डिंग द कोरोना वैक्सीन। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग GST में इंपॉर्टेंट ये है कि IT डिपार्टमेंट, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, दे आर वर्किंग ओवरनाइट फॉर आइडेंटिफाइंग GST फ्रॉड एंड टेकिंग एक्शन अगेंस्ट GST फ्रॉड। तो GST के बारे में हमने काफ़ी कुछ कवर किया हुआ है, बट ये जो है ये है GST फ्रॉड से रिलेटेड। नाउ इससे संबंधित जो डिपार्टमेंट्स है वो आपको पता होना चाहिए। इस रिगार्डिंग इनकम टैक्स एंड कस्टम डिपार्टमेंट्स हैं, और अदर डिपार्टमेंट्स आर देयर विच आर टेकिंग एक्शंस। सो दैट इज़ रिगार्डिंग द GST थिंग. Now next we'll move to the next news, and next is regarding the editorial, the opinion page. क्या है इसमें इम्पॉर्टेंट? इसमें इम्पॉर्टेंट है ये ओपिनियन पेज है, इसमें है वैक्सीन से रिलेटेड। नाउ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज सेइंग कि किस तरीके से जो वैक्सीन को अप्रूवल दिया गया है, ये लिखा है इसमें, ओपिनियन में कह रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जो वैक्सीन का अप्रूवल दिया गया है, अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कोविशील्ड और कोवैक्सीन इन दोनों में क्या अंतर है। और ये एक इसमें ये कह रहे हैं कि जो फेज़ 3 है वो कंप्लीट नहीं किया गया है, उसके बावजूद भी इसको अप्रूव दिया गया है। सो इसको थोड़ा सा अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। सो बेसिकली इतना ही इस ओपिनियन में, पूरी चीज़ें तैयारी के बारे में है और ये वैक्सीन के बारे में है। काफ़ी सारी चीज़ें हमने पहले भी कवर कर रखा है, तो बहुत ज़्यादा समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वही चीज़, सेम चीज़ें रिपीट है। वैक्सीन हमें एग्ज़ाम के एक चीज़ ध्यान रहे कि हमें एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अपने आप को तैयार करना है, ना कि न्यूज़ के हिसाब से। तो न्यूज़ तो बहुत सारी चीज़ें रहेगी, बट हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। रेपिटेशन रहती है बहुत सारी चीज़ों की, और हर दिन वही न्यूज़ आती रही। आप कल देखेंगे, कल के पेपर में भी वैक्सीन के ऊपर आएगा, फिर आएगा। तो जो अगर कुछ पिछले 4 दिन 5 दिन की न्यूज़ से कुछ डिफरेंस है तो वो हम पार्ट ले लेंगे। रेपिटेशन मोड में हम नहीं जाएंगे। वी विल नॉट वेस्ट अवर टाइम। नेक्स्ट है GST के ऊपर। तो GST के ऊपर मैंने खूब बात किया है लगातार पिछले 2 महीनों से। वी हैव बिन टॉकिंग रिगार्डिंग GST। इसमें क्या न्यूज़ है? न्यूज़ ये है कि इसमें ये इंक्रीज़ हुआ है
जो दिसंबर का जीएसटी कलेक्शन है दैट हैज़ इम्प्रूव्ड अ लिटिल बिट। ये हमें मालूम है कि फेस्टिवल था नवंबर में और लास्ट नवंबर में, तो उसकी वजह से जो जीएसटी कलेक्शन है वो अच्छा इम्प्रूव हुआ है। लेकिन हमें मालूम है कि 2 क्वार्टर पहले ख़राब जा चुके हैं, ये तीसरा क्वार्टर था, तो तीसरे क्वार्टर में इकोनॉमी थोड़ी इम्प्रूव हुई है। एंड वी ऑल्सो नो कि जो प्रेडिक्शन है वो है कि 7.5% कॉन्ट्रैक्शन होगी इकोनॉमी फुल टू फुल, जबकि पहले क्वार्टर में 23.9% हुई थी। लेकिन उसके बाद से इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में रिकवरी है। तो ये हो गया जीएसटी से रिलेटेड। ओके, ना नेक्स्ट न्यूज़ है पेटेंट से रिलेटेड है। ये एक पेटेंट रूल है, पेटेंट रूल्स 2020। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली पब्लिश किए गए हैं। और पेटेंट में ये इम्पोर्टेंट है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो एक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड है। और एक एक्ट है इम्पॉर्टेंट, पेटेंट एक्ट 1970। तो आपके लिए एक टास्क है, जो पेटेंट एक्ट 1970 है या ये जो नया रूल बना है पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स 2020, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं वो आपको लिखने होंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। अगर आप मेंस देने वाले हैं अभी कुछ दिन बाद, तो उसमें आप क्वेश्चन यू कैन प्रेडिक्ट, और अदरवाइज इन प्रीलिम्स यू कैन ईजिली प्रेडिक्ट कि इससे रिलेटेड चीज़ें आएंगी। तो आप लिखिए पेटेंट एक्ट 1970, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप बस लिखिए कमेंट्स में, एंड देन जो पेटेंट रूल्स है 2020 उससे रिलेटेड। तो आई वांट यू टू हैव अ व्यू ऑन दैट। नाउ ये एक जो सेक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पीस है। एंड इसमें ये कह रहे हैं कि ये सोशियोलॉजी अगर ऑप्शनल है आपका तो भी इम्पॉर्टेंट है, और अदरवाइज जनरल स्टडी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें ये बात कर रहे हैं कि जो वुमेन है, महिलाओं का योगदान एग्रीकल्चरल सेक्टर में, सो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। एंड देन दे आर सर्टन डेटा, ये डेटा बस आप लिख लीजिए। एग्रीकल्चरल सेंसस में 73.2% रूरल वुमेन जो है वो इंगेज है, और लेकिन सिर्फ 12.8% के पास अपनी लैंड होल्डिंग है। मतलब लैंड सिर्फ 12.8% के पास है, लेकिन 73.2% लगी हुई हैं महिलाएं। दूसरा ये है 83% जो लैंड है इंडिया में वो जाते हैं मेल्स के पास, मतलब दादा से पिता के पास, पिता से लड़के के पास आती है। और सिर्फ 2% जो है सिर्फ महिलाओं के पास, लड़कियों के पास, बेटियों के पास आती है। तो ये डेटा आप लिख लीजिएगा। बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से खेती में, कृषि में, खेती जो है पहले महिलाओं का रोज़गार हुआ करता था। क्योंकि पहले जो होता था आदमी बाहर जाते थे हंटिंग करने के लिए, जानवर वानवर से पकड़ने के लिए, और महिलाओं घर पे रहा करती थी, और उन्होंने ही खेती करना सबसे पहले सीखा है। तो ट्रेडिशनली महिलाओं, खेती करना महिलाओं का काम था। लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी में चेंजेस हुए, और सोशल चेंजेस की वजह से खेती जो है, एग्रीकल्चरल जो है वो पुरुषों का काम माने जाने लगा। लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी खेती में महिलाएं काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा संख्या में है उतने उनके पास लैंड होल्डिंग नहीं है, मतलब खेतों के मालिक नहीं है, लेकिन खेती करने का वो काम तभी भी करती हैं। तो ये हो गया। और उसके अलावा ये भी है कि 81% जो वुमेन एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं वो एक पर्टिकुलर कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं। तो ये भी ध्यान रहे। पंजाब, हरियाणा में आप देखेंगे तो काफ़ी कॉन्ट्रेक्चुअल लेबरर्स वहाँ पे हैं, पाए जाएंगे। तो वो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते हैं। तो ये आप याद रखिए। उसके बाद फार्मर के साथ साथ कल्टीवेशन, लोन और अलग टाइप की कैटेगरीज भी आती हैं। कल्टीवेटर्स बोलते हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स उनको बोला जाता है, फार्मर्स की जगह ये सब भी बोला जाता है उनको। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अलग अलग फार्म लॉज है, जैसे एमएसपी वगैरह का है, और ये सब लॉज जो है इस पे महिलाओं के लिए कोई अलग से कोई प्रावधान नहीं है। तो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है कि किस तरीके से एमएसपी में या अदर फार्म लॉज में, कानूनों में महिलाओं के लिए अलग से कोई प्रावधान हो। उनके जैसे उनके पास उनको ज़्यादा लोन मिले या कम परसेंटेज पे लोन मिले, अगर फार्मर है तो ये सब चीज़ें सजेशंस हैं, बट सोशियोलॉजी के हिसाब से अच्छा पॉइंट्स था। जो डेटा मैंने आपको दिया वो डेटा आप उसको लिख लेंगे अपने नोट्स में, एंड दैट यू कैन यूज़ लेटर ऑन। ये एक छोटा सा है टर्म, इसको आप याद कर लीजिएगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने कहा है कि ट्रांस फैटी एसिड, ऑयल एंड फैट्स में 3%,
और 2% रहना चाहिए एज़ कम्पेयर टू 5%। तो FSSAI क्या है ये आप लिखेंगे कमेंट में कि ये क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या इंस्टीट्यूशन है, एंड व्हाट इट इज़ सपोज टू डू। ओके, तो ये आप लिखिएगा। नेक्स्ट आपका है, ओके, नेक्स्ट है CVC। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में यहाँ टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, तो यू राइट इन कमेंट्स कि ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC क्या होता है, तो वो आप लिखेंगे कमेंट्स में CVC के बारे में। एंड उसके बाद है नेक्स्ट आर इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। तो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। एक स्कॉटलैंड की बात आई है यहाँ पे, तो यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है स्कॉटलैंड, बट वहाँ पे कई बार इंडिपेंडेंस के लिए बात चलती रहती है। तो आप मैप में जाएंगे और देखेंगे, बताएंगे कि स्कॉटलैंड कहाँ पे है और उसके अगल बगल के कंट्रीज़ कौन कौन सी है। और स्कॉटलैंड को लेके एक रेफरेंडम हुआ था यूनाइटेड किंगडम में 2014 में, तब स्कॉटलैंड ने कहा था कि हम यूनाइटेड किंगडम के पार्ट रहेंगे। तो यू राइट इन कमेंट्स कि यूनाइटेड किंगडम और स्कॉटलैंड के बीच में क्या डिस्प्यूट है, लॉन्ग लास्टिंग डिस्प्यूट है, काफ़ी टाइम में चला आ रहा है, तो वो आप लिखेंगे कमेंट्स में। इसके अलावा ईरान और इजराइल का जो इशू है, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स। एक बार फिर से बता देता हूँ, मिडिल ईस्ट में कि यहाँ पे मिडिल ईस्ट में ग्रुपिज़म है, जो साउथ आपका जो UAE है, सऊदी अरेबिया है, ये सब एक ग्रुप के हैं, और ईरान जो है और लेबनान ये सब एक ग्रुप के हैं, क्योंकि ईरान वगैरह में शिया मुस्लिम है और सऊदी अरेबिया UAE में सुन्नी मुस्लिम है। और पहले ये था कि क्या हुआ अभी हाल फिलहाल में कि जो इज़राइल है, इज़राइल से इन सब कंट्रीज़ की अच्छी दोस्ती हो गई, UAE है, सऊदी अरेबिया है, उनको यही डर रहता है कि ईरान जो है बिकॉज ऑफ शिया मुस्लिम वो उन पे अटैक कर सकता है, और इसीलिए वो इज़राइल के क्लोज़ हो गए हैं। तो और ये आप देख भी रहे हैं कि ये जैसे पाकिस्तान में ये हुआ है कि IS गनमैन ने 11 शिया माइनर्स को मार दिया पाकिस्तान में, जो शिया कम्युनिटी के जो लेबरर्स हैं उनको मार दिया गया है। तो IS जो है वो इसको इस चीज़ में बिलीव करता है कि जो सुन्नी मुस्लिम हैं वो असली मुसलमान हैं और शिया जो हैं वो सही मुस्लिम नहीं है, तो उसको लेके हरदम एक टसल बना रहता है, और इसीलिए उन्होंने ये एक्शन लिया और पाकिस्तान के जो ये लेबरर्स हैं उनको 11 जो शिया कम्युनिटी के हैं उनको मार दिया। तो ये चीज़ें आपको क्लियर रहनी चाहिए कि क्या है ये, और ये पूरा मिडिल ईस्ट से रिलेटेड है। और मिडिल ईस्ट के बारे में क्यों मैंने इतना बताता हूँ, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इंडिया का बहुत ज़्यादा स्टेक इन्वॉल्व है, और क्योंकि मिडिल ईस्ट में एक तो ऑयल बेस्ड जो ऑयल बेस है, इंडिया जहाँ से इंपोर्ट करता है ऑयल वो मिडिल ईस्ट से है। दूसरा वहाँ पे भारत का जो डायस्पोरा है, भारत के लोग काफ़ी लोग काम करते हैं, तो उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए अच्छे रिलेशन ज़रूरी है मिडिल ईस्ट से। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो इम्पॉर्टेंट बेसिस हैं काफ़ी, जो ओशियन, इंडियन ओशियन है, अरेबियन सी है, वो सब एरियाज़ में ये आते हैं, तो स्ट्रेटजिकली ऑल्सो दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और ऑब्वियसली जो वहाँ से आपका रेमिटेंसेस आते हैं, जो वहाँ पे लोग काम करते हैं, भारत में पैसा भेजते हैं, भारत के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो इसीलिए अच्छे रिलेशनशिप भी इम्पॉर्टेंट है। और चौथा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो बेसिकली मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, UAE है, बहरीन है, तो ये सऊदी अरेबिया है, तो ये सभी हमारे पाकिस्तान को बैलेंस रखने के लिए, पाकिस्तान को कंट्रोल में रखने के लिए इन कंट्री से अच्छे रिलेशन इंपॉर्टेंट होते हैं। और साथ ही साथ रिलीजियस भी हैं, कि रिलीजियस इसलिए कि हमारे जो मक्का मदीना है, हज के लिए काफ़ी लोग भारत के इंडियंस भी हो जाते हैं, तो वो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये सभी कंट्रीज़ OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसके भी पार्ट हैं, और गल्फ़ जो कंट्रीज़ हैं इनके भी पार्ट हैं, अरब लीग के भी पार्ट्स हैं, तो वो सब में भारत का इन्फ्लुएंस बना रहे, तो इसीलिए भारत के ऐसे कुछ कंट्रीज़ इसके साथ अच्छे रिलेशन रहे तो अच्छा सही रहेगा, क्योंकि बड़े बड़े ब्लॉक है। मैंने पहले भी पूछ चुका हूँ आपसे कि अरब लीग क्या है, OIC क्या है, गल्फ़ कंट्रीज़ क्या है, दैट आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड यू इन पास्ट, तो आई होप आप उसको याद रखेंगे। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ करंट अफेयर्स। काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट है, तो इसीलिए हम ज़्यादा अपना समय वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रिपीट वाली चीज़ों में जो चीज़ डेली आ रही है, तो समझदारी इसी में है कि जो हमारे काम की चीज़ है वो हम ले और बाकी चीज़ों को रिजेक्ट कर दें, क्योंकि टाइम कम होती है, बहुत ज़्यादा टाइम अपने को नहीं देना है इस चीज़ में, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसके भी आंसर्स आपको देने हैं, तो आप उनके आंसर्स पे, आपको ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, तो यू फोकस ऑन द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चंस, एंड व्हेन यू विल आंसर दोज क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली यू विल लर्न new things. Okay, so that's all for today's. Thank you.
गुड बाय।